ईटी क्लासेज A2 टेम्पल क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे बिहार का इतिहास। राइट, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। ना हमने अब गुप्तकालीन बिहार पे हम लोग मूव कर चुके हैं। हमने बताया था कि 320 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुआ था और 320 ईस्वी पूर्व पूर्व नहीं 320 ईस्वी एडी में, राइट, एडी में क्या हुआ था, गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। और गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। राइट, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 320 ईस्वी पूर्व ये जो होगा 320 बीसी में किसने किसने करा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन 320 एडी में किसने करा था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र के राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? 320 ईस्वी पूर्व। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। राइट, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। राइट, तो 320 ईस्वी पूर्व में गुप्त संवत का भी प्रचलन हुआ था। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? लिच्छवी दोहित्र किसने कहा था? समुद्रगुप्त ने। राइट, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। राइट, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो गुप्त वंश ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और किसने करा था? कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा कुमार गुप्त। राइट, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी गुप्त काल में ही। महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई थी? गुप्त काल में। और बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। कौन से यानी पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजन रिवर के नजदीक। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? फाहियान कितने साल तक रहा था? तो 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था और इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों को क्या करना था? प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट जाने माने क्या थे? गणितज्ञ थे और जो कि पाटलिपुत्र के थे। राइट, गुप्त काल में एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा शाहाबाद। राइट, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? तो सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र यह किस काल के हैं? तो आंसर हो जाएगा गुप्त काल के हैं। राइट, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आंसर होगा गुप्त काल में। जरासंध की बैठक का निर्माण, जो राजगीर जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। तीरभुक्ति, जिस आधुनिक दरभंगा, राइट, वो उस समय क्या बोला जाता था? तीरभुक्ति का राज्यपाल कौन था? तो आंसर होगा गोविंद गुप्त। और गोविंद गुप्त कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का छोटा पुत्र था। कौन? गोविंद गुप्त। और ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो आधुनिक दरभंगा यानी तीरभुक्ति का। बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र क्या था? तो नालंदा। नालंदा की यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। कौन से डायनास्टी से था? तो गुप्त डायनास्टी से था। गुप्त डायनास्टी की स्थापना कब हुआ? 320 ईस्वी पूर्व में। और 320 ईस्वी में। और मौर्य डायनास्टी की स्थापना कब हुआ था? 320 ईस्वी पूर्व में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन्हें चंद्रगुप्त टू भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट, किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। फाहियान। राइट, फाहियान ने।
फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दोनों ही एक ही नाम है। गुप्त संवत आरंभ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 320 ईस्वी में, और 320 ईस्वी पूर्व में मौर्य डायनास्टी की स्थापना हुई थी। किसने करा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, राइट। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त टू या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन था? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता जो था वो हरिसेन था। हरिसेन किसका राज दरबारी था? तो ये समुद्रगुप्त का था, राइट। उसके बाद मूव करते हैं किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त ने, राइट। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त, राइट। प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने, और हरिसेन किसके दरबार में आया था? दरबार में था तो समुद्रगुप्त, राइट। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के जो कारण थे वो हुनों का आक्रमण, ओके सही है। प्रशासन का सामंती स्वरूप, यस। सामंती स्वरूप, यस। और कमजोर शासक, यस। आर्थिक संकट, नो, ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे गोल्डन एरा, गुप्त साम्राज्य को क्या कहा जाता है? गोल्डन एरा भी कहा जाता है, राइट। और वैसे ही देखिए मौर्य डायनास्टी में भी और गुप्त डायनास्टी, ये दोनों में एक रीजन नहीं था इसके पतन का, आर्थिक संकट। मतलब ये कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य दोनों ही आर्थिक रूप से संपन्न थे, राइट। उसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो आंसर होगा नरसिंह गुप्त। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान कौन से थे? तो बारहमिहिर, यस। आर्यभट्ट जो जाने माने गणितज्ञ थे, और ब्रह्मगुप्त, यस। और पाणिनि कब हो गया? पाणिनि ने रचना की थी किस चीज का? अष्टाध्यायी का, और ये हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में, हम इसका जिक्र आता है चंद्रगुप्त मौर्य की डायनास्टी के समय में, पाणिनि, ओके। तो अब आते हैं मगध के परवर्ती गुप्त यानी लेटर गुप्त पीरियड में हम आ गए हैं। तो मगध के परवर्ती गुप्त का संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त था। कृष्णगुप्त का शासनकाल 510 ईस्वी से 525 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो कुमारगुप्त थर्ड ने, राइट। मौखरी शासक को किसने पराजित किया था? कुमारगुप्त थर्ड ने। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो आंसर होगा दामोदर गुप्त को पराजित करके। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो माधव गुप्त को। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो माधव गुप्त को। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? तो आदित्य सेन ने किया था, राइट। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो आंसर होगा आदित्य सेन ने, राइट। परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ आयोजन किया था, किसने? आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? जीवित गुप्त सेकेंड, राइट। परवर्ती गुप्त शासक के परवर्ती गुप्त का अंतिम शासक का नाम क्या था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक का नाम था जीवित गुप्त, राइट। और कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त सेकेंड की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता, राइट, असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो ये है कृष्णगुप्त। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। कृष्णगुप्त जो थे वो विद्वानों से हमेशा घिरे रहते थे। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सम्मिलित कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे है हर्षगुप्त, कुमारगुप्त, जीवित गुप्त और आदित्य सेन, राइट। और इनके टाइटल यहाँ पे दिए गए हैं। परम भट्टारक महाराजा धीराज, वीर योद्धा, राजाओं में सिरमौर जिसको क्षितिज चूड़ामणि भी कहा जाता है, और महाराजा धीराज। तो इसका आंसर क्या होगा? हर्षगुप्त जो है वो क्या थे? वीर योद्धा, राइट। वीर योद्धा का उपाधि प्राप्त किया था। और कुमारगुप्त जो थे वो महाराजा धीराज की और जीवित गुप्त जो थे वो राजाओं में सिरमौर थे, राइट, क्षितिज चूड़ामणि। और आदित्य सेन जो थे वो परम
भट्टारक महाराजा धीराज की टाइटल लिया था। तो ये टाइटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको आप क्या है, हर्षगुप्त का कौन सा था, वीर योद्धा। कुमार गुप्त का क्या था, महाराजा धीराज। और जीवित गुप्त का क्या था, राजाओं में सिरमौर। और आदित्य सेन क्या था, परम भट्टारा, ओके, भट्टारक महाराजा धीराज की टाइटल लिया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो आंसर होगा जीवित गुप्त, राइट। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने वाले प्रथम शासक कौन थे? यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो किया है उसने किसने करा था, आदित्य सेन ने, राइट। किसने करा था, आदित्य सेन ने। अश्वमेध यह किसने स्टार्ट करा था, आदित्य सेन ने, राइट। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांगवुएंसा भारत की यात्रा की थी? तो आदित्य सेन में, राइट। आदित्य सेन के शासनकाल में आया था। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है, राइट। तो आंसर होगा कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन, राइट। क्या है, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त और देवगुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन। ये इनका जो है सही क्रम है परवर्ती गुप्त शासकों का, राइट। उसके बाद अगला जो है, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार में भ्रमण कब किया था, राइट। तो आंसर होगा 673 ईस्वी पूर्व में, राइट। उसके बाद हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था, कुमार गुप्त ने किया था। इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, यानी बर्बाद किसने कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने, राइट। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हेनसांग नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या करा था, यानी अध्ययन किया था। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ये 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या किए थे, अध्ययन किया था। हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा कब की थी? तो 635 ईस्वी पूर्व में। और ये 635 से 640 तक नालंदा यूनिवर्सिटी में अपना स्टडी किए थे। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? शशांक था। और जिसने भी बोधि वृक्ष को क्या कहते हैं, क्षति पहुंचाया, वो अगले साल ही मर जाता था, ऐसा मतलब कहा जाता है, राइट।